जो बात शीर्षक आज रखा है दो सच और दो टूक सच। बहुत दो शब्दों में बात जो है वो इस समूची सभ्यता का जो पूरी तरह समूची सभ्यता को ड्राइव करता है वो सच का आचरण ही है। सच जो है उसके देखने के दृष्टिकोण लोगों के अलग अलग हो जाते हैं। आज आपने जो बात कही है, जो शीर्षक रखा है, इस देश के अंदर सच ही सबसे बड़ी कैजुअलिटी है। हर आदमी सच को अपने अपने निगाह से देखता है और जो समाज है वो अभी जो इंसान है उनका इतना दोष नहीं है। उनका दोष इतना ही है कि सच पर कोई बहस करने को तैयार नहीं है। हर आदमी ने सच के जैसे कोई अंधा हाथी को ढूंढते हुए जिसके जो हाथ आता है उस तरह हाथी के बारे में बयान कर देता है। जिसके आंख नहीं होती है वो हर चीज को कल्पना से ही देखता है, छू के ही देखता है और छूने से संपूर्ण सच तो कभी सामने आता ही नहीं है। और एक बात लोग भूल जाते हैं कि 7 स्वर थे। दुनिया की कोई आवाज इन 7 स्वरों के बाहर नहीं जाती है। ये भारतीय मेघा की खोज थी। लेकिन उसके बाद मैं इस कमरे में आया हूं, मैं यदि बात कहूंगा तो यहां का आदमी इतना उसके दिमाग में खाने हो गए हैं कि मेरी बात जो यहां सुन रहा है तो उसका मानस सच और दो टूक सच के साथ खड़ा हो गया है। और यहां से बाहर निकलेगा तो उसको कई तरह की चिंताएं हो जाएंगी। उसका दोष नहीं है, लेकिन समाज को समझने में उसके दिमाग में कई खाने हैं। अब खानों का वर्णन करूंगा तो समय इसमें चला जाएगा। एक खाना है घर का, परिवार का, तो मन चंगा तो कठोटिम गंगा। तो जो दिन भर खेत में पसीना बहा रहा उसका मन चंगा हो जाएगा। जो पहाड़ में आजकल तो बिल्डिंग बन रही है तो पत्थर तोड़ रहा है उसका मन खुश हो जाएगा, मन प्रसन्न रहेगा। जो आदमी आजकल बड़ी बड़ी आपके यहाँ तो मैंने अभी नागपुर में बहुत दिन बाद आया तो यहाँ इंडस्ट्री बंद हो गई और वहाँ बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। और वो उद्योगपतियों की है भी और राजनेताओं की भी। और राजनेता वो आजकल सफल हैं जिनकी ज्यादा कई तरह के धंधों पर पकड़ है। यानी व्यापार और राजनीति दोनों एक साथ नहीं चल सकती, ये सच है। राजनीति और व्यापार एक साथ चलेगा तो ये दो रास्ते पे इंसान चल ही नहीं सकता। अरे आपने जो भारतीय समाज के खंड खंड भारतीय समाज को आपने पोखर पोखर बना दिया। और पोखर से नदी कभी बनती नहीं है। पोखर तो उसका पानी पीने लायक नहीं होता। पोखर तो जब नदी बनता है तो फिर धरती ही उस पानी को बिल्कुल दुरुस्त करती, पीने लायक करती। लेकिन आजकल हिंदुस्तान की कोई नदी नहीं है जिसका पानी पी लो। जानवर भी जो है वो भी पिएगा तो वो भी नुकसान हो जाएगा।
और हर नदी की छाती पे तो बाकी पैसा कमाने वाले वो तो हैं ही। उन्हें पैसा कमाना है, उस पैसा कमाने में क्या कारखाने से निकल रहा है उस पे वो कोई चीज का ध्यान देना नहीं चाहते। और यहां चुनाव हो गया है। अब चुनाव में पैसे के बगैर चुनाव लड़ नहीं सकते आप। अब अभी ये बता रहे थे कि हम जबलपुर से जीते, तो हम जो है वो जीते ही नहीं, हमको 27,000 रुपये बच गए और फिर हमसे उसकी जीप लेकर के यूनिवर्सिटी को दिए। लेकिन आज जो है वो ऐसी हालत तो नहीं है। हम शायद पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा जीतने वाले आदमी हैं। हमारा ये, हम जबलपुर से जीते, उत्तर प्रदेश के बदायूं से जीते और वहाँ नेपाल के वहाँ चले गए। आपके नेपाल का किनारा है जो कोसी का किनारा कहलाता है, वहाँ से हम 4 बार जीते, इस बार हार गए। और पूरी पार्लियामेंट में आप जाके देखोगे, ध्यान से उसको गौर से दूर से देखो, आजकल तो दूर से भी देख के बैठ दे सकते हो, वो उसमें है अपोजिशन है ही नहीं। अपोजिशन ऐसा है कि जो अपोजिशन जानते ही नहीं। उसमें जितने भी जवान वाले लोग थे वो जनता ही ने उनको बाहर कर दिया, और जो सच्चे और ईमानदार लोग थे उनको भी वापस कर दिया। और एक तरफ कहेंगे कि राजनीति में बड़ा भ्रष्टाचार है, तो वकालत में भ्रष्टाचार नहीं है, जुडिशरी है उसमें नहीं भ्रष्टाचार है। कौन वाक ऑफ लाइफ है इस देश में? कौन सी वाक ऑफ लाइफ? अरे भारतीय समाज से ही सब निकल रहे हैं। लेकिन हर जगह अंधेरा भी है और कुछ उजाला भी है, लेकिन उजाला कम है। जैसे ध्रुवों पर सूरज बहुत कम निकलता, घंटे 1 घंटे के लिए, इस देश में भी सच जो है वो कभी कभी घंटे भी नहीं, एक आध बार कौन जाता है, एक आध बार कौन जाता है। तो अपोजिशन जो है वो लोकसभा में तो अब उसका बयान नहीं कर सकता, उसमें कितने लोग थे और अब कौन बचे हैं। अब इस देश में बहस ही सच को पकड़ने के लिए नहीं होती। अब ये बताइए, आपकी देश में जो है वो हर घर भारत कैसे हो गया है? और ये मैं कोई ऐसे नहीं कर रहे, यहां कोई आदमी बैठा हुआ है, वो घर के उसकी पहली लॉयल्टी कोई होगी तो परिवार होगा। और ये सभ्यता का नतीजा है कि हमने अपनी मां को गुलाम किया, फिर जात बनाई। और महिला मां की गुलामी, मां का एक पार्ट और जात का दूसरा पार्ट, वो चक्की जब चलती है तो उसमें अंतिम आटा निकलता है परिवार। इसलिए इस देश में संघ परिवार, ये हमारे, ये सहज और नदी के साथ, यानी ऐसी सहज बात है कि नदी के खिलाफ बहना और नदी के साथ बहना, दोनों में फर्क बहुत हो जाता है। जनता परिवार। और हम एक दूसरे से मिलेंगे, बोले अरे भाई हम लोग तो यारी दोस्ती, हमारा परिवार तो एक है। यानी परिवार 2 4 एक हैं। और यदि मान लो आप किसी, अब तो मोहल्ले हैं ही नहीं, अब तो आजकल घोंसले हैं, लेकिन मोहल्ले जब पहले होते थे तो कोई आदमी समाज को आगे ले जाने के लिए कोई काम करता था, गिरीश गांधी कोई बन जाए, तो अब ये तो थक गए। और बहुत से लोग, ये शर्मा जी बैठे हैं, ये कई लोग थक गए हैं। अब बेचारे गोष्ठियां कर रहे हैं, और गोष्ठियां से समाज कभी बदलता नहीं। समाज तो अंदर से बाहर से उसको हलाने डुलाने से बनता है।
अब यदि किसी घर में कोई आदमी समाज को ठीक और अच्छी बात के लिए, बुरी बात के लिए करे, वो बात अलग है, उसका तो जरूर, लेकिन अच्छे काम के लिए यदि कोई आगे बढ़ता और यदि कहीं उसका घर संकट में आ जाए तो बाजू का आदमी कहता है बोलचाल की भाषा में बहुत उचक रहा था, अच्छा हुआ ये इसका इलाज ठीक हो गया। यानी उसकी आफत यह है कि वो यानी बाजू का आदमी उसके साथ नहीं रहता है। अपने आप ही जिनको हम बुरी तरह बोलते, सफाई करने वाले लोगों को, जो माँ काम करती है तो माँ जो है वो उसको शरीर में भी धोती है और पूरी सेवा भी करती है बच्चे की 1, 1.5, 2 साल। अकेले आदमी का बच्चा है जो विकलांग होता है, जैसे 2 बरस 3 बरस देखना पड़ता है, लेकिन सफाई वाला जो है वो माँ का काम ही करता है। लेकिन इस देश में उसको किस निगाह से हम देखते हैं? उसकी जिंदगी में कोई बदलाव हुआ? यानी एक दलित हर जगह, गांव में, हर शहर में उसका मोहल्ला अलग है। 1/4 आबादी के साथ हमारा यह व्यवहार है। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम यानी ये भी नहीं कर पाए कि हमारे लोग जो इंसान हैं वो इंसान सब जगह इज्जत और मान और सम्मान के साथ बराबरी की निगाह से देखे जाने लगे। वो निगाह भी नहीं बदली। तो सीधी बात है कि ये परिवार क्यों बन गया? ये परिवार इसलिए बना कि माँ के साथ हमने सिर्फ हमें जात चलाना है। जात एक तो है नहीं, लाखें होगी। अब इतना खंडित समाज, अब इसमें कोई पूछता है कि जीत कैसे हार गए, आप क्यों नहीं जीते? अरे भाई, जो बीमारी की जिन्हें चिंता नहीं वो तो जीत रहे, और जो बीमारी की चिंता रखता है वो लोहिया हार रहा, वो जयप्रकाश हार रहा, वो कर्पूरी ठाकुर हार रहा। यहां भी बहुत लोग हैं जो हार रहे हैं। हाँ, कोई मनोभावे बन जाए तो वो हारे ना जीते, और कुछ होगा भी नहीं, कुछ करना भी नहीं। कहां जमीन बांट भी दी और बटी भी नहीं, और बड़े भारी आदमी। यानी अच्छा, बहुत अच्छा बोल रहे। अरे तुम्हारे बोलने का कोई असर है क्या? नहीं, बोलना वो है जो जमीन पर पहुंच जाए। बोला तो गांधी के पहले कबीर ने कि झीनी झीनी बीनी चदरिया, दास कबीर जतन से रख दी, जस की तस। आप बताइए, उनने कहा कि इंसान को ऐसा जीना चाहिए जैसे एक जुलाब बड़ी मुश्किल से तार तार करके चादर बनाता है। उस चादर को यदि ओढ़ा है तो उसको मैल मत करो। इसलिए परमात्मा ने आदमी को या प्रकृति ने आदमी को बनाया है वो ऐसा जिए कि उसके जीवन में कोई उंगली उठा न सके। मार्क्स ने एक पोथी लिखी, विचार की कमी इस देश में नहीं है। मार्क्स ने एक पोथी लिखी है, अतिरिक्त आमदनी इंसान की, वो सरकार की और समाज की है, उसे सरकार की बना दिया। इतना बड़ा पोथा लिखा है, बड़ी पोथी लिखा। 6 आदमी थे मार्क्स, कोई ऐसा नहीं मामूली आदमी नहीं था। यानी मार्क्स ने इतना तो किया कि जिस समाज में उसने काम किया वो आधी दुनिया को बदल दिया था। अब वो फिर से दुनिया जो है वो मिट गई, बात अलग है। लेकिन आपके 250 साल पहले कबीर कहता कि साधु इतना पाइए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। अरे भाई, मार्क्स की किताब में इसमें क्या फर्क है? विचार की कहां कमी है? यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो खिताब उनको तब मिला है जब कबीर की 100 उनकी जो पोएट्री थी उसका ट्रांसलेशन करके कहा, मालिक मेरा एक है दूजा कहा न जाए। तो ये यूरोप के लोग कह रहे थे ये तो फिलॉसफी है ही नहीं हिंदुस्तान में। तो टैगोर साहब ने 100
कबीर की कही हुई साखियां हैं उनका ट्रांसलेशन करके भेजा, दुनिया बाबा करेगी। और उसी के बाद उनको ये मिला नोबेल प्राइज। लेकिन कबीर तो जो है वो अकेला एक आदमी था जिसका ना माँ है, ना जिसका बाप है, ना जिसकी जात है, ना जिसका धर्म है। इंसान तो हिंदुस्तान में एक ही पैदा हुआ है, वो कौन है? इसमें एक आदमी नहीं पैदा हुआ, हर आदमी किसी जात में है, किसी धर्म में। इंसान तो कोई है ही नहीं। गांधी जरूर पैदा हुए लेकिन वो कोशिश किए कि वे इंसान बन जाए, लेकिन कबीर तो जन्म से ही, यानी चले जाओ मगहर में उनकी मजार है, उस पे हिंदू घंटा बजा रहा है और ये मुसलमान औंधा लेटा हुआ कि हमारा कबीर है। यानी उसकी बात नहीं मानना है, घंटा बजाना है और औंधा टिक के देखना है, इसको अपने पे कब्जा करो। ऐसा तो गजब दुनिया में समाज ही नहीं है। अभी एक विवाद हो रहा है, एक कोई साधु बड़ा है, वो कह रहा है कि ये कोई महाराष्ट्र का साईं इतना पीजिए दीजिए जामे कुड़ियन। साईं जो है वो आपके नाथ संप्रदाय से निकला है। वो कह रहे हैं कि इसकी लड़ाई चल रही है। और ये आजकल जो मीडिया है तो गजब है, ये सब मालिकों के हाथ में हो गया है। इसमें पत्रकार कोई है ही नहीं, थर थर कांपता मालिक से। अब पत्रकार जो है, कलमकार जो है, वही लिख रहा है और वो भयभीत है। कैसे सच आए देश के अंदर बाहर? ये चुनाव जो है वो, चूंकि मैं इस चुनाव को हार गया हूं इसलिए कोई लोग कुछ कहेंगे, लेकिन कुछ वक्त गुजर जाने दो, क्योंकि जीत के बगैर आपके कान लंबे होते ही नहीं। मैं क्या करूं? लेकिन मैं एक साल बाद बोलूंगा, यदि कभी नागपुर आया तो बताऊंगा। ये दौर कभी चल ही नहीं सकता। पहले दौर भी नहीं चले, अब दौर भी नहीं चलेगा इस देश में। और नहीं, कोई रेल की यात्रा नहीं। आप राजनीति में यदि लक्ष्य बनाओगे कि मुझे नागपुर पहुंचना है, तो आप नागपुर जिंदगी में नहीं पहुंच पाओ, कलकत्ता पहुंचोगे। इतना विकट है, इतनी ज्यादा उलझन वाला है कि कोई गटर में फंस जाएगा वो तो निकल भी सकता है। हिंदुस्तान में आदमी निकलना मुश्किल है। अब क्रिकेट, अरे भाई ये पार्लियामेंट क्या, वहां क्रिकेट खिलाना है, क्या करना भाई? या ना, जो मित्र राष्ट्र थे उनकी कमर टूट गई, हिटलर हार गया, जापान तबाह हो गया। कई सिचुएशन मिल गई गांधी जी को, लेकिन मुझे तो कोई सफल आदमी नहीं दिखता। आजादी के बाद भी हमने गांधी को ही शीर्षासन करा दिया, बुद्ध सीधा खड़ा कर दिया और उसको उल्टा खड़ा कर दिया, यानी किसी काम का नहीं है वो। अरे बुद्ध था क्या गांधी? अंबेडकर के बुतों का तो हिसाब ही नहीं है। यानी जो इंसान के गैर बराबरी के खिलाफ लड़ रहा था, उसे परमात्मा, क्योंकि परमात्मा मानना इसमें बहुत सरल और बहुत सरल सुमन तरीका है हिंदुस्तान के लोगों का। यानी मुसलमान भी जब आया तो यहाँ चादर डाल दी किसी को, ये कहते मजार है। यानी जितने मंदिर मस्जिद दिखे उतना, मंदिर दिखे उतने ही मस्जिद कम पड़े तो मजार बना दो। और ये यरूशलेम से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक ये देश जो है वो जहां भगवान पैदा हुआ, यरूशलेम से लेकर बंगाल खाड़ी तक हुआ ना, इससे ज्यादा बाहर तो नहीं हुआ ना, बताओ। ये सबसे ज्यादा लाचार, बेबस, अंधे, कोड़ी, निरक्षर। और वेस्टर्न एशिया में देखो तमाशा क्या हो रहा, वहां तो जीना मुश्किल हो गया है, अल्लाह पता नहीं कहां है। अरे भाई ये जो भगवान है आपका, चाहे वो किसी धर्म का हो, वो उस कहीं मुझे उससे भेंट करा दो तो मैं उससे कहूं तेरे हाथ जोड़ते भाई तू किसी तरह दुनिया को छोड़।
हमारा इतना पीछा कर दिया है कि पूरा दुनिया बर्बाद हो गई है। यानी इतना कत्लेआम धर्म के नाम से हुआ, वो युद्धों में नहीं हुआ, युद्धों में नहीं हुआ। आईएस इज नहीं है, डेथ है। क्या तमाशा भाई। और ये यरूशलेम से लेकर बंगाल की खाड़ी तक है। और हम जो हिंदू कहलाते, अपन तो कुछ नहीं है। अपन तो कभी गए नहीं किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में गया, हार जाए चाहे जीत जाए। अरे हमको मालूम ये है ही नहीं, जबरदस्ती का पागलपन चल रहा है। हाँ, हम इतने कर्म कर रहे हैं, अपने यहाँ कोई मर जाए तो कह रहे हैं कि इसके ये क्रिया करना, ये क्रिया करना है। अरे कौन सी चिट्ठी आपके पास आ गई जो आप इसको तो प्रमाण नहीं मानते आप? अब कहते हो सच बोलो। सच ये कह रहा हूं कि ये है ही नहीं कुछ। 33 करोड़ है तो सबसे पहले सुखी तो देश को होना चाहिए था। अरे सबसे ज्यादा सुखी तो इस देश को होना चाहिए, क्योंकि हमने सबसे ज्यादा पहाड़, पत्थर, पशु, पक्षी, कोई चीज नहीं छोड़ी जिसको भगवान न माना हो। तो हमने जिस रास्ते से भगवान को माना वो दुनिया में कोई नहीं किया। तो फिर इस देश को सुख क्यों नहीं मिला? यानी भगवान इतना मानने के बाद ऐसा अन्याय देश में हो कि कदम कदम पे अन्याय है, कदम कदम पे जुल्म है। ऐसा इंसान है यहां कि जो छोटा होगा उसको काटेगा और जो बड़ा होगा वो खाएगा सवाब साहब। यानी ऊपर चाटेगा और नीचे काटेगा। बारे देश, बारे भाई, हमारी निगाह में फर्क कितना है, निगाह में कितना फर्क है। इंसान कौन है? इंसान वही है जो दया रखे, उसके पास हृदय हो, जो सबके लिए रखे, इंसान भर सारी चराचर धरती से रखे। ये बलचर था, क्या अद्भुत चीज थी वो। यानी गिद्ध जिसको कहते हैं, या क्या कहते हैं उसको, बलचर को, जो गिद्ध था। अरे साहब वो ऐसी गजब चीज थी कि आप या कोई और आदमी, कोई और जानवर यदि प्राण निकल जाते थे, सांस थम जाती थी, तो उसकी एक एक चीज को खा जाता था। वो ताजी चीज नहीं खाता था, वो मृत्यु के बाद अपना भोजन करता था। उसे हमने साफ कर दिया। कितनी चीजें, ये सारी जो धरती में चराचर चीजें, ये नदी है, ये पहाड़ है, ये सब चीज है, ये सब एक दूसरे से मिलकर के इनको सारी सभ्यता चलती है। सभ्यता अकेले इंसान की नहीं। ये क्या बात है भाई कि आदमी जो है उसके लिए भगवान है, बाकी लोग नहीं है। और जो भगवान वाले लोग हैं वो कभी इनके बारे में दया और प्रेम और ममता उनके मन में है? वो इनके प्रति सोचते हैं? इंसानों के बारे में सोचना और बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचना, चाहे वो पशु है, चाहे पक्षी हैं, चाहे धरती पर चलने वाले हैं, चाहे पहाड़ है, चाहे जंगल है। जंगल से बड़ी, पेड़ से बड़ी खिदमत कोई करता है? यानी हम लोग जो है सब बैठे हुए, यदि सांस टूट जाएगी तो फिर जान चली जाएगी। सांस क्या है? ये पेड़ से जो निकलता है ऑक्सीजन, वही तो है। यानी जो आपके प्राण वायु बनाता है, उसे पैसा कमाने के लिए कोई आदमी के मन में दया नहीं, हृदय नहीं। वो काटे जा रहा, मारे जा रहा, पत्थर तोड़े जा रहा, पहाड़ तोड़े जा रहा है। अब मैं जयपुर एक दिन गया तो वहां पहाड़ पूरा, जैसे मान लो आदमी का शरीर कट जाता है वैसे पूरा सभार पहाड़ आधा जो है वो उसको तोड़ दिया गया। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि जो सच है, सच ये है कि संपूर्ण हिंदुस्तान हो या दुनिया हो, उसमें संपूर्ण न्याय के लिए लड़ाई जो है वो सच और दो टूक है हो। उसमें लिहाज नहीं होना चाहिए। जिनने लिहाज किया है वो नहीं है, जो लिहाज नहीं किए वो ही बड़े लोग हैं। और हिंदुस्तान में तो वो एब्रेशन है ना, जो बड़ा और अच्छा काम करता है उसका हम बुत लगा देते हैं। अरे इस देश की सभ्यता है, जब 33 करोड़ तो एक बुत और लगा दो, कबाड़ खाने फेंको इसको। जिंदा रह जैसे मान लो बाबा साहब जीत नहीं सके। महात्मा फुले के कार्यक्रम में गांधी जी तो बम गिरा था वहां,
ये कोई ऐसे आदमी नहीं थे, ये बोल रहे थे कि ये विषमता जो है वो मारक है, वो आज भी है ना। गरीबी जो है वो आप समाज में जो जाति व्यवस्था उसके अनुसार है, जितना नीचे जात होते जाएगी उतना गरीबी बढ़ते जाएगी। अरे भाई इसका इलाज तो सोचो, पुराना है उसमें ठीक करने का, दुरुस्त करने का कोई मामला ही नहीं। कहते धर्म ने तो लकीर खींच दी, उसको बदल ही नहीं सकते आप। मैं नहीं समझता कि यूरोप ने इस रास्ते से आगे बढ़ा है। उसने तो जो पादरी थे उनको गिरजाघरों में बंद किया, मारा ठोका। यहां ये मार रहे ठोक रहे हमको, कहीं बाबा तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, तो ये उल्टा काम हो रहा है। अब मैं एक बात बताऊं कि इस कमरे में आया हूं, इस देश में दिन भर हमारे यहां गप चलती है कि हम तो विमान पहले ही उड़ रहा था हमारे यहां, चोर के ले गए लोग। हमारे यहां तो हवा में आदमी खुद ही बजरंगबली तैर रहा था, पहले पहाड़ लेके आ गया और सबरे दिखा रहे हैं। ये जो विजुअल मीडिया ये तमाशा आया हुआ है, ये सिर्फ यानी व्यवस्था बचाने के लिए चला लगा हुआ है। इसे देश के जो समस्या उन पर वो कभी गौर ही नहीं करता। ये सबका माथा खराब कर रहा है। और जो खराब चीज दौर जो है वो ऐसी चीज का होता है कि जो आदमी को तात्कालिक सुख देती है, वो तात्कालिक सुख इसमें है। अब ये पार्लियामेंट है, आप देखो जैसे कोई ये भजन कीर्तन की सभा है क्या, उसमें चिमटा बाबा, बाल्टी बाबा, घंटा बाबा। अरे इतने मंदिर है इसमें, क्यों इतने मंदिर के बाद देश नहीं बदला? तो एक जगह इंसान की चर्चा हो रही थी, यहां भी आपने ये काम कर दिया। अब क्रिकेट, अरे भाई ये पार्लियामेंट क्या वहां क्रिकेट खिलाना है, क्या करना भाई? और ये कोई स्टूडियो है, ये सिनेमा वालों को ले जा रहे हैं आजकल। और सेठ साहूकार तो कुछ कहना ही नहीं है। पहले वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास मैंने देखा, यहाँ के बहुत पैसे वालों को ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास आगे नहीं जाते थे। अब वो खुद ही राज कर रहे हैं, वो खुद ही मंत्री बन रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठे। अब उनके बारे में बोलो तो कहेंगे पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट के बारे में कैसे बोल रहे हैं आप? चुप बात भाई। अब आप कह रहे हैं हमको जो है वो सब सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि हम चतुराई से बोलते हैं। हम पूरा सच बोलने लगे तो हमको मार के निकाले लोग। अब आप कह रहे हैं एक जो अभी हम एक प्रेस के किसी से लोग उज्जत कर रहे थे, वो बोले कि आप ये सच बताइए। अरे मैंने कहा क्यों, नाश कर रहा हमारा। अब ये काम करना है हमको तो कर लेने दो। हमने कोई स्कीम बनाई है, कबाड़ खाने में कोई रास्ता बनाया है, हमने कोई इतने बड़े जंगल में कोई एक मूड डालने की, सर डालने की जगह बनाई है, तुम इसको ही बंद करना चाहते हो। अब ये जो आया मैं गाड़ी किसने बनाई, ये लिफ्ट किससे आई, ये मल्टीपल वाइज कैसे आया, बताओ? कोई एक चीज है आपकी? ये चश्मा कौन ने बनाया? आप तो खकरा के पत्ता से आप आंख ठीक कर रहे थे हैं? अब ये जो अमेरिका है, ये जो IAS वाला जो लोग हैं, उन पे अपने जहाज पेच करके वो बैठा अमेरिका में पटक रहा वहां बम। अब उनके आदमी नहीं है उस जहाज में और वो मार रहे हैं आपको। और आप कहेंगे अल्लाह अकबर, कहेंगे जय बजरंगबली। अरे ये आविष्कार से जीत रहे हैं, आविष्कार करो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं बनाओगे तो यूरोप जो है वो आपको फिर खा जाएगा, अमेरिका फिर खा जाएगा। अब इस कमरे में आया हूं मैं तो कोई एक चीज नहीं है। अब ये जो RCC का मकान है, आपने बनाया है? आप देखे आओ ताजमहल को, आप सारे यहीं तो है, भोसले का किला देख लो उसको, उसमें कोई RCC है? अब RCC को आपने मतलब है ना, वो भी आपके यहां से नहीं, बाहर से आई है। और ये कुछ लोग देश में लोगों को
वोट पाने के लिए माथा खराब किए रहते हैं। यदि मान लो उनके सामने बोले तो उनने कई किताबें लिख दी हैं कि हमारे यहाँ ये था, हमारे यहाँ धृतराज जो है वो टीवी देख रहा था। अरे कब धृतराज हुआ, कहाँ की टीवी हुई, ये कोई किस्से कहानियां पुराने हैं। अब एक किताब है, पता नहीं यहाँ चलती नहीं, वो अलाउद्दीन, हम उसी इलाके के रहने वाले हैं, वहीं से मारपीट के अंग्रेजों ने भगाया। वहां न आता है न पता, वो अलाउद्दीन ऐसी चीज है कि एक को मारे और 10 मर जाए। ऐसी गप की किताब दुनिया में कोई नहीं मिलेगी, और वो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं लोग, कहते बरसात हो जाएगी। अरे हवन करेंगे, टीम जीत जाए, हवन कर रहे हैं। और जो नेता हैं वो कहीं मंदिर में जा रहे हैं तो कहीं मजार पे जा रहे हैं। इन्हें कोई मंदिर मजार पे मोह नहीं है, ये जानते हैं बहुत, ये थोड़े जो ऊपर हो गए हैं वो ये सब जनता इसके नाम से, जब हजारों करोड़ों लोग मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो ये भी वहां चले जाते हैं एक, तो और विश्वास, अंधविश्वास और मजबूत हो जाता है। अरे भाई, तर्क के साथ धर्म चलेगा तो ही आपका काम होगा। वो दुनिया में जो आगे चले गए उनने यही किया है, वो धर्म को भी जोर से टिकाए हुए हैं, लेकिन वो साइंटिफिक इन्वेंशन से भी दुनिया को टिका। जैसे मान लो जहाज है, ये जो कंपनी चला रही है, अब एक एक जहाज कितने रुपए का है? 300, 400, 500, 700 करोड़ का है। यानी जहाज से ही उनका दुनिया भर में कितने जहाज चल रहे हैं, उनसे जो पैसा कमाएंगे, तब उनने कार छोड़ दी, वो सब दे दी आपको, बना रहे विदेशी कारें, ये हवा भर रहे हैं हम अपने यहाँ के, और युद्ध लड़ रहे हैं। है ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान का तो ऐसा हाल है कि यहाँ का मीडिया और वहां पाकिस्तान का मीडिया। मैं चीन में था तो हिंदुस्तान का मीडिया दिखाते नहीं, तो मैं वहां देखा तो पाकिस्तान का मीडिया, फिर कोई फर्क ही नहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दोनों भूख रहे हैं, उधर भी भूख रहे, इधर भी भूख रहे। अरे यानी इनका सबसे बड़ा कोई है, एक तो 15 लाख आदमी मर गए उसमें, दुनिया में ऐसा मुल्क ही नहीं है। मुल्क तो बहुत जगह बटे, लेकिन आबादी इधर से उधर हो जाए ऐसा कभी नहीं हुआ, और आज भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आज भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अब क्या कहें, आप ही उतना ही कहूंगा जितना आप ग्रहण कर रहे हैं। यदि मैं ज्यादा बोल दूंगा तो आप ही विद्रोह कर जाएंगे यहाँ, क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूं वो मेरी बात को, आपसे यही मेरी विनती है कि उनको पकड़ के थोड़ा तो विचार करना। यदि बुरा लगे तो छोड़ देना, लेकिन यदि लगता है इसमें दम है, मैं प्रमाण के सहित बता रहा हूं, तो फिर इसको एक ही चीज है कि आप जितना इंसान बनोगे उतना देश बनाओगे, और जितना जात बिरादरी और मजहब में जाओगे उतना ये देश पीछे था, पीछे जाएगा। यदि देश को आगे ले जाना है तो हमको हर तरह की बीमारी से मुक्त करना पड़ेगा। मां को लिबरेट करना है तो मां के लिबरेशन का एक ही रास्ता, इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम। अब वो ऐसे लोकतंत्र में ऐसे तो नहीं हो सकता। एक काम तो आप कर सकते हैं कि जो बच्चे जातियों के दायरे से हौसला करके बाहर चले गए और शादी करना चाहते, उनकी सरकार तो डंडा लेकर सुरक्षा कर सकती है, उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और जात से बड़ी चीज हो गई है नौकरी, तो यदि उसको सीधा कि उसको नौकरी देना ही पड़ेगी, सरकार देगी या प्राइवेट सेक्टर देगा, लाठी लेके सरकार खड़ी हो जाए। एक रास्ता धीरे धीरे भारतीय समाज के समरस बनने का होगा। हम तो एक भी नहीं, हमारे सबके दिल सिकुड़े हुए हैं। अब मैं कोई बात इसलिए और अधूरी करता हूं कि इतने दिल सिकुड़े हुए हैं कि 2 मिनट में कहने लगेंगे। अरे या ना, क्योंकि आदमी ने जान से नहीं पकड़ा है, दांत से नहीं पकड़ा है, वो तो हृदय ने पूरे शरीर को पकड़ कर रखा है। ऐसे ही है हमारा हाल। हम बच्चों को आविष्कार के लिए प्रेरित करें
आविष्कार के लिए प्रेरित करें। अब हम कह रहे हैं कि एफडीआई ले आओ। एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 200-250 साल लगे, तो अब तो बाजार आ गया, बाहर के और भीतर का कोई नहीं, बाजार तो मिल गया, हिल मिल गया। अब तो आपको बाजार के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन बाजार जो है वो बाजारी बाजार हो जाए और अपने भीतर की जो जमीन है, धरती है, उसमें आयरन ओर है, उसमें कोयला है, उसमें 82 मिनरल्स हैं, जंगल है, पहाड़ है, दुनिया की सबसे ज्यादा जरखेज जमीन है। हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को अंदर का मजबूत नहीं कर रहे हैं, तो फिर दुनिया के बाजार से हाथ मिलाने में हम जैसे पहले खराब हुए थे वैसे अब खराब होंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं छोड़ो दुनिया को, कुछ लोग सोचते यही रास्ता ठीक है, तो इसकी कम से कम बहस ही हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी बहस कर लो, तो बहस से जो सच निकले, सच का अमृत निकले, उसको समाज को दे दो। और इन्हीं बातों के साथ मैं काफ़ी देर आपका समय ले लिया। मेरी आपसे यही विनती है कि जो मैंने कहा उसमें जो सच लगे उसको रख लेना, और जो आपको लगे कि आपको इस समय भी नहीं बदलना है, या आपको लगता है कि नहीं मैं ठीक नहीं बोल रहा हूँ, उसको भूल जाओ। लेकिन जो पकड़ लिया है यहाँ कुछ थोड़ा बहुत, उसको जरूर लेकर के समाज में कम से कम अपने बाल बच्चों से, मोहल्ले में तो चर्चा करो। चर्चा करोगे तो वो कभी आचरण में आएगा, मानस बनेगा तो फिर एक्शन में आएगा। मानस तो बनना चाहिए ना, मानस बनाने में कोई जोखम नहीं, ना परिवार का जोखम है, ना कोई चीज का जोखम है। मानस तो बनाओ, संबोध तो लोगों को कराओ, संबोध कराओगे तो सम लक्ष्य बन जाएगा। यही मेरी आपसे विनती है। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों ने आपने बहुत प्रेम से मुझे सुना, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार मानता हूँ। और आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो मैंने कहा वो सब सच ही नहीं है, उसमें जो आपके नज़र से सच लगे उसको पकड़ना, और जो आपको लगे कि ये ठीक नहीं कह रहे हैं हम, तो उसे ज़रूरी नहीं है, उसे भूलना और हमको माफ़ करना। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे राजेंद्र माथुर स्मृति व्याख्यान के जो आयोजक हैं हमारे मित्र प्रकाश दुबे जी, गिरीश गांधी जी, उन्होंने मुझे को सम्मान दिया, मुझे अध्यक्ष बनाया, इसलिए मैं उनका पहले आभार मानता हूँ। शरद यादव जी का मैं बहुत प्रशंसक हूँ। 20 साल मैं भी पार्लियामेंट में था, मैं राज्यसभा में भी था, लोकसभा में भी था। जब जब उनका भाषण होता था तब तक मैं हाजिर रहता था। जब अच्छा कोई विचार रखते थे उनको मिल के कहता था कि नहीं शरद जी आपने आज सही बात की, वो सही जो उनके विचार हैं आपको सुनने मिले। ऐसे ही कार्यक्रम हमारे समाज के अंदर एक अच्छा प्रबोधन दे सकते हैं, अच्छा खुद का विचार करके हम इंसान बना सकते हैं। शरद जी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और इसलिए जो भी परिवर्तन होता है हमारे देश के अंदर उसको ग्राह्य मानना पड़ता, क्योंकि ये लोकशाही पद्धति है, और जो लोग चुन के देंगे वही हमारे प्रतिनिधि हैं, और वही देश का भला करेंगे, ऐसा हम लोगों को लगता है। धन्यवाद। जय